जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमिक में। जिसमें हमारा क्या चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमने बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी और एनसीईआरटी वाइज एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पूरा चल रहे थे। ठीक, जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स और सब टॉपिक्स ना, और कोई भी आपका फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, हमने डाइपोल मूवमेंट तक पढ़ ली थी चीज़ें। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों में देख इसको लेके बहुत कंफ्यूजन भी होता है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है पढ़ने में वो ज़्यादा कठिन भी कभी कभार हो जाती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ जो होगी वो कभी भी आसान नहीं रहती है। तो इंटरेस्ट अगर आप बना के रखोगे तो आपको जो कठिन चीज़ें या हार्ड चीज़ें ये आसान लगेगी और आपको अच्छे से पूरा समझने में मजा आएगा। अब आज जो होगा हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आज का चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा और आज आपको लास्ट में पूरे चैप्टर की समरी मिलेगी। तो आपको लास्ट तक बने रहना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जो जो नए आए करेंगे, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। क्यों शेयर इसलिए करना है? क्योंकि अपने दोस्तों को आप जब शेयर करोगे तो उनसे आप आपस में डिस्कस करोगे इस लेक्चर के बारे में, और डिस्कशन से आपकी नॉलेज जो है वो और बढ़ती है। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज हम लोग समझ चुके थे। अब यहाँ पर बात आ गई है डिस्क्रीट चार्ज की। नहीं, डिस्क्रीट वो चीज़ें होती है जो पॉइंट में होती है। डिस्क्रीट वो चीज़ें होती है, अगर आप अच्छे से समझोगे, कंटिन्यूस समझने से पहले जो कंटिन्यूस का उल्टा है वो समझो। डिस्क्रीट वो चीज़ें होती है जो एक इंटरवल के बाद आती है। ऐसे वन के बाद आ गया टू। अब वन और टू के बीच में कुछ नहीं पता। वन और टू, टू और थ्री, थ्री और फोर, फोर और फाइव। ठीक है, अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो वन और टू के बीच में क्या होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, ये सब चीज़ें होती है ना। और डिटेल में जाओगे तो 1.111 रियल नंबर। समझ लो ना बात। वैसे चार्ज एक तो तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि वन चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ क्या होती है आप समझोगे। अभी तक हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात की, अब जो बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल की होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ, चलो पढ़ना चालू करते हैं। We have so far dealt with the large with the charge confusion involving discrete charge q1 q2 qn. One reason why we restricted to discrete charge is that the mathematical treatment is simple and does not involve calculus. जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है वो सिंपल होता है, हमको कैलकुलस करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलस थोड़ा सा हार्ड माना जाता है मैथ में, तो आप जब तक चाहो उससे बचो बढ़िया है, लेकिन कब तक बचोगे, एक समय होगा तभी तो। न्यूटन ने मतलब अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिखा भी है ना कि जो कैलकुलस है वो, उससे आप अपना जितना भी पीछा छुड़ाओगे वो आपको उतना परेशान करता जाएगा। मतलब समझ लो, कैलकुलस जो है वो एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक क्या कहते हैं मैथ की कोई एक जो कड़ी उसको जोड़ के रखता है। आपको क्या लगता है केमिस्ट्री में कैलकुलस नहीं आता है? कुछ चैप्टर ऐसे 11th 12th में जिसमें आपको केमिस्ट्री में भी कैलकुलस दिख जाएगा, फिजिक्स में तो है ही, और मैथ से तो कैलकुलस निकला ही है। ठीक है, कैलकुलस में एक डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, कोई अभी तक बच्चा जो नहीं जान पाया उसके लिए ना। वैसे जो 12th में वो आराम से जानते होंगे कैलकुलस में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है। For many purposes, however, it is impractical to work in terms of discrete charges and we need to work with continuous charge distribution. मतलब वो इम्प्रैक्टिकल है। देखो ऐसे बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है कि चार्ज ऐसे आ रहा, वन आया फिर टू आया फिर थ्री आया, ऐसे नहीं आता। चार्ज लाइन से आएगा, चार्ज जो है लाइन से आएगा। जैसे आपकी बॉडी है तो ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका हाथ कहीं पहुंचेगा फिर पैर पहुंचेगा, सब एक साथ ही में चलता है। बस क्या होता है, हाँ हाथ पहले आगे चला गया, मान लो हाथ आगे है, फिर आपका बॉडी का चेहरा बाद में आया, फिर लास्ट में आप पिछड़ा वाला पैर आया। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा तो ही नहीं कि हाथ आपका 1 किलोमीटर आगे जा चुका है और पैर पीछे, ऐसा तो नहीं होता। इसी को डिस्क्रीट कहते हैं। तो ये इम्प्रैक्टिकल चीज अब आपको प्रैक्टिकल बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल on the surface of a charge conductor it is impractical to specify the charge distribution in terms of the location of the microscopic charge. तो अब हम ये एक कोई कंडक्टर, उसमें ये तो नहीं बताएंगे कि कहीं यहाँ पर एक चार्ज होगा, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो इस हिसाब से आपको बता रहे हैं। इट इज़ मोर फिजिबल टू कंसीडर एन एरिया। हम क्या करेंगे, एक एरिया मान लेंगे, हाँ इतनी एरिया में चार्ज हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है। ठीक है, on the surface of the conductor which is very small on the macroscopic scale but big enough to include very large number of electron and specify the charge q delta q we then defined a surface charge density, है ना। अब जैसे मान लो किसी सरफेस पे चार्ज है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरह। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरह। ये आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज जो है, ये चीज जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये आपका क्या है,
ये चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज है अपॉन कितने एरिया, ठीक है, कितना चार्ज है अपॉन कितने एरिया में, ये सिंपल सा होता है, ठीक है। वैसे लीनियर चार्ज होता है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी ये लाइन चार्ज, ये होता है कितना चार्ज है एक लाइन में। मान लो एक लंबी सा तार है, वायर है, ठीक है, जो वन डायमेंशनल है, मान लो, ठीक है, एज्यूम करना है कि एक जो वायर है वो वन डायमेंशनल है, तो उसका मतलब कितना चार्ज डेंसिटी होगी, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन आपका आर या फिर एल लिखो यहाँ पर ना, लाइन चार्ज एल लेंथ है, तो यहाँ पर जो आपका लैम्डा, ये चीज़ लैम्डा है ना, ये चीज़ लैम्डा है, तो जो लैम्डा इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें, ये चीज़ समझ में आई। वैसे वॉल्यूम क्या होता है, मान लो एक आपकी जो बॉल है ना, चार्ज्ड बॉल है, कंडक्टर वाली बॉल है ना, कंडक्शन जो करेगी ना, जो इसको चालक भी कहते हैं हिंदी में ना, तो वो बॉल है आपकी, लोहे की बॉल है, तो उसका जो है चार्ज कैसे होगा, तो कितना चार्ज है अपॉन बॉल का कितना वॉल्यूम है, तो वो यहाँ पर आपका लिखा होगा, नीचे थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, ये इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो साइन इसको रो कहते हैं, ऊपर वाले को आपका इसे लैम्डा कहते हैं और उसको सिग्मा कहते हैं, याद रखना है। चलो ठीक है, यूनिट किसी की अगर किसी को प्रॉब्लम है, लीनियर की क्या होगी, चार्ज अपॉन मीटर, उसकी क्या होगी, चार्ज बता रहे हैं, कूलम्ब अपॉन मीटर, फिर आप सरफेस में आओगे चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर, फिर आप वॉल्यूम में आओगे तो चार्ज अपॉन, चार्ज बता रहे वो कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझना, अगर यहाँ से वॉल्यूम का चार्ज निकालना होगा, ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, अगर वॉल्यूम का चार्ज निकालना है तो भाई साहब डेल्टा क्यू जो हमको निकालना है वो ऐसे नहीं निकल सकता, रो और डेल्टा वी, यही तो चार्ज होगा, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रही बात कि नहीं, लॉजिकल बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर वॉल्यूम मेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी वॉल्यूम को उधर भेज देंगे तो आपका क्या है, हमारा चार्ज आ जाएगा, सही है ना, बात क्लियर है। बस वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने की है, और ये आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा सबको फॉर्मूला याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और उसका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है ना। तो यहाँ पर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कोई भूला तो नहीं है, के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, ये के से रिलेटेड होता है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, याद रखना, ठीक है। वैल्यू अगर किसी को जानना है, के की वैल्यू बहुत बार बता चुके, लेकिन एक बार और रिपीट करना, आज लास्ट लेक्चर है ना, इसलिए 9 × 10⁹ ना, ये किसकी आपकी, ये कांस्टेंट की वैल्यू है के की, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 10⁻12, 8.85 है ना, 10⁻12, याद रखना। तो के क्यू की जगह रो, अब वो आपका क्या है, रो डेल्टा वी है, डेल्टा क्यू की जगह, ठीक है, और नीचे आर स्क्वायर है भाई, के की जगह देखो, एक मिनट, के की जगह आपका पूरा ये है, ठीक है, और ये क्यू की जगह ये है, और आर स्क्वायर तो होगा अपॉन में होता है, ये तो वेक्टर का साइन दिखा रहा है, ये वेक्टर के साइन के लिए, चलो ये वो उसको सब उसमें लिख दिया अगर बहुत सारे चार्ज हों। अब गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ के बारे में देखो कुछ चीज़ें जान लेते हैं। गॉस लॉ हमने पढ़ा था, क्या होता है गॉस लॉ, जो आपका होता है वो होता है कितना कितना, अच्छे समझना, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अगर किसी को नहीं याद है, कल वो अगला लेक्चर किसी ने मिस कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, आप अपने चैनल में जाओगे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एग्जाम लेजेंड्स में #2 करके होगा, आपको अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है तो आप देख लोगे, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो मैंने ये गॉस लॉ के बारे में बताया है, एक बार फिर से रिपीट होगा लेकिन यहाँ पर, ठीक है, लास्ट लेक्चर है क्योंकि आज का। तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, वही आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, वो आपका गॉस लॉ इसको दर्शाता है कि ये गॉस लॉ है, मतलब कितनी पर्टिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, समझ लो ना, यूनिट एरिया जिसको आप कहोगे। तो यहाँ पर ये आपका, जिसको हम लोग मतलब गॉस लॉ कहता है, वो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स होता है, ये जो साइन है, एक मिनट, ये जो साइन है इलेक्ट्रिक फ्लेक्स का, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते, ये जो साइन है ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लेक्स का साइन है, ये ई डॉट डेल्टा एस है, Q/4πε0। अब ये कैसे आया, Q/4πε0 R स्क्वायर,
इंटू डेल्टा एस। पहले तो इसमें अगर कोई कंफ्यूज है कि यार ये कैप कैसे आ गया, ये फर्स्ट लेक्चर देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी आपस अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो इसलिए ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ना। हम जो पहले उस वाले लेक्चर क्या कहते हैं अपलोड करते थे बोर्ड वाले, आप देख सकते हो ना, बोर्ड वाले भी लेक्चर्स पढ़े हुए और हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, ठीक है, पीडीएफ से भी। तो आप लोगों देख लेना उसको। जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन के लिए काम आता है, तो उसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूले में आर कहाँ से आ गया। ये आर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक, ये चीज़ हो गई इतनी। तो अब देखो यहाँ पर ये कैसे आया, देखो ये ई की वैल्यू लिखी है के की जगह 1/4πε0, ठीक है, और ये क्यू लिखा हुआ, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था भाई, ये डॉट प्रोडक्ट होता है डेल्टा एस, ये चीज़ होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, देखो वही चीज़ लिखी हुई है ना जो इतनी से अभी एक्सप्लेन की, यहाँ पर लिखा हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो टोटल फ्लक्स जो है यहाँ पर ये ऐसे निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये सबको क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ निकलेगी जो हम लोग अगले लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं भाई। ये दोनों हैं तो एरिया टाइप के, तो ये हट जाते हैं और लास्ट में आपका जब इसको सॉल्व करते हो तो Q/ε0 ये आपका फॉर्मूला आता है। अभी अच्छे समझना, देखो, सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर इज एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये जो है आपका ये टोटल एरिया यहाँ पर निकाल दिया इन्होंने, ये टोटल एरिया जो है यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर जो टोटल सम होगा ऑल डेल्टास जो छोटे छोटे हैं ना उनको निकाल दिया, तो टोटल निकाल के आपका ये पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये समझ में आया कि नहीं भाई, छोटे छोटे एरिया थे, अभी किसी को नहीं समझ में आया तो ये देख लो, ये भाई छोटा एस था यहाँ पर, ये छोटे के लिए आर डिस्टेंस पे ये डेल्टा एस थी एरिया, यहाँ पर कुछ चार्ज होगा, वैसे थोड़ा इधर काटा होगा, वैसे थोड़ा इधर काटा होगा, वैसे थोड़ा इधर काटा होगा, कट करना होता ना, वैसे इधर, ये दिखाते नहीं लेकिन ये ऐसे ही निकलता है, ठीक। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। ये चीज़ आ गई। नाउ अब ये टोटल एरिया निकले, नाउ एस द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। अब टोटल एरिया स्फीयर का कितना होगा 4πr², और नीचे भी आपका है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, अच्छे से देखना, r² से r² कटेगा, ठीक है। 4π से हमने 4π काट दिया, ठीक है। बचा का Q/ε0। ये हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में बात की थी, जो इससे पहले बना था सेकंड लेक्चर, उसमें हमने ये वैल्यू बता दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो आगे अभी देखेगा। तो भाई उस दिन देखो पूरा टेक्निकल से ग्लिच की वजह से पूरा लेक्चर हो नहीं पाया था, तो उसकी वजह से आज हमने इसमें बताया, ठीक है। तो ये जो है Q/ε0 कहाँ से आया आज सबको क्लियर होगा। जो उस वाले लेक्चर को देख के गए थे उनको नहीं क्लियर होगा, लेकिन जो आज लेक्चर देख रहे हैं उनको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है बिल्कुल ना। अब ये गॉस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग गॉस लॉ कुछ बातें देख ली जाए। चलो, वैसे शायद हमने इसकी पहले बात की, लेकिन एक बार और, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज। गॉस लॉ है वो ट्रू है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। तो गॉस लॉ कहाँ लगता है, क्लोज सरफेस में। कोई भी ओपन सरफेस होगी तो उसमें गॉस लॉ नहीं लगेगा। दूसरी बात, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज बाय द सरफेस, द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। समझो, जो Q है गॉस लॉ में, Q/ε0 में जो Q है वो अच्छे से समझना, इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज बाय द सरफेस, जो सरफेस के अंदर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज बाहर है तो उससे कोई भी मतलब नहीं होगा किसको, गॉस लॉ को। ये चीज अभी इन्होंने बताई, ठीक है। चलो क्लियर है ना। अब इसमें लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन व्हेन द सरफेस is so chosen that there are some charges inside and some outside the electric field whose flux appear out on the left side of equation, it is due to all charges both inside and the outside S. The term Q on the right side of Gauss law however represent only the total charge inside S, ठीक है। जो टर्म Q है ऑन द राइट साइड वो केवल उसी को दिखाता है जो अंदर है इसके, वो तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो वो कहना, देखो जो चार्ज होगा अच्छे समझना, द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लेक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड
इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टर्म क्यू, लेकिन जो क्यू है वो केवल आपके अंदर के चार्ज को दिखाता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ इसके बाद, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अगर कोई भी सरफेस है जिसको हम लोग गॉस लॉ के प्रूफ के लिए या फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे, ठीक है। However, take care not to the let Gaussian surface pass through any discrete charge. This is because electric field due to a system of discrete charge is not well defined at the location of any charge, ठीक है। However, the Gaussian surface can pass through continuous charge distribution. मतलब जहाँ जहाँ Gaussian surface मानेंगे वहाँ वहाँ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्क्रीट ना हो, ठीक है। डिस्क्रीट जो है फैला रुक रुक के जो चार्ज एक हिसाब से वो ना हो। Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. This is facilitated by choice of the suitable Gaussian surface. ये कह रहे हैं कि आप तभी गॉस लॉ का यूज कर सकते हो, लेकिन तभी गॉस लॉ का यूज करो जब कहीं सिमेट्री हो, जैसे सिलेंडर हो, जैसे स्फीयर हो, जैसे रिंग हो, जैसे सर्कल हो ना। इन सब चीज़ों में क्या होगा, आपका गॉस लॉ अच्छे से यूज होगा। लेकिन यही अगर आप क्या कहते हैं कोई जिगजैग मोशन वाली चीज हो, जिगजैग मोशन बता रहे, जिगजैग शेप हो, उसमें गॉस लॉ नहीं सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपकी सिमेट्री नहीं रहेगी, और जब तक सिमेट्री नहीं है तब तक फिजिक्स में जो वर्क है वो इतना आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। फाइनली एक मिनट, फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलॉम्स लॉ। तो गॉस लॉ जो इसकी डिपेंडेंस अगर पूछ दे तो डिपेंडेंस जो है वो कहां पर है, आपके कूलॉम्स लॉ के ऊपर है। एनी वायोलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन अपने मन से करना है। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसी का समझ लो ये लास्ट टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो ये क्या एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। अब एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे भाई, कोई स्फीयर या कोई सरफेस ऐसा है उसमें के अंदर से जो है जो थोड़ा सा वो है वो वही जो हम लोग का मतलब जो फील्ड है उसके अंदर से हम लोग जो गॉसियन सरफेस है उसको अच्छे से हमें देखना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है। जैसे फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली, अच्छे से समझना। देखो क्या है, हम लोग जो सरफेस देखेंगे उसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जो हमको दिया गया है, जो हमारे पास चीज़ है उससे हमें क्या निकालना होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बतानी होगी, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट, फील्ड बताना है ड्यू टू, अब इसमें गॉस का यूज होगा, देखना। फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। तो ये हमने इसमें ये चीज़ आपका बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया, एक पूरा आपका ऐसा टाइप का सर्कल टाइप का बना लिया, ठीक है। ये सर्कल टाइप का बना दिया। अब यहाँ देखो गॉस लॉ इन्होंने लगा दिया और आपका आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। गॉस लॉ लगा दिया, वैसे ये यहाँ पर लगाइए, ये आपका ये इसको सिलेंडर का नाम होगा, इसको कहते हैं गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। ये डिस्टेंस r है, ये लेंथ l है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इसमें आसानी से पूरा काम हो जाएगा। फ्लेक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लेक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितनी होगी, ठीक है। फ्लेक्स थ्रू तो कर्ड सिलेंड्रिकल पार्ट, तो कर्ड सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी होगी आप अच्छे समझना भाई। कितना एरिया इसका भाई 2πRL होता है, और फील्ड कितनी निकल रही है तो E इंटू 2πRL, सही है ना। 2πRH होता है लेकिन L माना है हमने वहाँ पर लेंथ, ठीक है भाई, वो तो वेरिएबल का खेल है। द सरफेस इंक्लूड चार्ज इक्वल टू लैम्डा, सरफेस में कितना होगा चार्ज, कितना होगा देखो, एक मिनट, चार्ज होता है आपका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है Q/L, तो चार्ज कितना हो गया लैम्डा इंटू L, वहाँ भेज के ना, ठीक है। तो ये भाई सब इतना आपका आ गया, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता था ना अभी हम लोग पढ़ा Q/E, तो यहाँ पर ये चीज़ इतनी लगाई इन्होंने, ये चीज़ इतनी लगाई, ठीक है। यहाँ से E की वैल्यू अब कितनी आ गई, वेक्टोरली E एट पॉइंट इज गिवन बाई, वेक्टर में ऐसा पॉइंट आ सकता है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही चीज़ नॉर्मली आपकी आ गई, ठीक है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन सीट, अगर प्लेन सीट के ऊपर देखा जाए तो उसमें कैसे क्या होगा, प्लेन सीट है, प्लेन सीट अच्छे से देखना। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें ये होगी, इसमें आपको बना लिया एक शेप टाइप का, कैसा आपका बनाया है, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमको क्लोज शेप बनाना है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पढ़ लें तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में क्या। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिटली प्लेन सीट, ठीक है। वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, एक्स एक्सिस को हम नॉर्मल लेंगे गिवन प्लेन के, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एंड इट्स डायरेक्शन,
एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेगी उसके, ये भी चीज़ समझ में आ रही। वी कैन टेक गॉसियन सरफेस टू बी अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप का हो, अगर उसको हम लोग 3D बनाए तो पैरेललोपाइड उसको कहते हैं, याद रखना, ठीक है। एज सीन इन फ्रॉम फिगर ओनली द टू फेसेस 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्स, ठीक है, 1 और 2 जो हैं, हाँ ठीक है, 1 और 2 करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, दोनों तरह के सरफेस। द यूनिट वेक्टर टू द सरफेस 1 इज इन एक्स डायरेक्शन वाइल द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 2 इज इन द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। देयरफॉर फ्लेक्स दोनों तरफ से होगा तो 2e हो जाएगा, ठीक है। अब जो 2e की मेन आपको यही समझना है, 2e की वैल्यू जो लिखा है उन्होंने, ये लैम्डा अपॉन इतना लिखा है, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी हो गई, e की वैल्यू आपकी इतनी हो गई, एक मिनट, e की वैल्यू आपकी इतनी हो गई, ठीक है। चलो ये चीज़ तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इसकी वजह से कितनी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी गॉसियन सरफेस बना ली, गॉसियन सरफेस जैसे हमने बनाई तो ये गॉसियन सरफेस में आपका E इंटू 4πr² ये तो होगा, ठीक है। द चार्ज इनक्रोज कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन 4πr², भाई ये तो समझ ही रहो ना, अगर वो है आपका क्या कहते हैं एरिया दूसरी तरफ लिखा हुआ है ना, तो इन्होंने देखो इक्वल किया हुआ है, वही चीज़ इक्वल किया हुआ है, वही फॉर्मूला लगाया है केवल, ठीक है। लास्ट में वैल्यू निकालेंगे तो इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलो इसके लिए निकालिए, ठीक है। अब ये आउटसाइड से इनसाइड का देखते क्या होगा, इनसाइड में देखो, इनसाइड में क्या होगा, गॉसियन सरफेस से इनटू हाउएवर इन दिस केस द गॉसियन सरफेस इनक्लोज चार्ज गॉस लॉ गिवन E इंटू 4πr² इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों आया आपका, देखो अंदर गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है, जो आपकी थिन सेल है तो चार्ज बाहर है, बाहर से कोई मतलब होता नहीं, तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी 0 हो गई, ठीक है, समझ में आई होगी ना ये बात इतनी भी आपको। अब हमें केवल समरी कर लेना है, समरी कर लेना, जितना आप में इसमें था हमने बता दिया, बाकी जो बहुत सारे डेरिवेशन होंगे गॉस का जो एप्लीकेशन होगा वो आपके सेकंड चैप्टर होगा ना, सेकंड चैप्टर में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें क्या आपका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो चलो रिवीजन किया जाता है फास्ट, ठीक है, अच्छे से करेंगे और आपको एकदम क्या कहते हैं ध्यान से एक एक चीज़ सुननी, ठीक है। अब लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड बल्क मैटर, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं प्रॉपर्टीज जैसे एटम की, मॉलिक्यूल्स की या बल्क मैटर की, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो जाओ। अब इसमें लिखा है फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वन कैन infer that there are two types of charges in nature that like repel and unlike like attract by convention the charge on glass rubbed with silk is positive, है ना, that's on plastic rod with fur is negative, ये तो आपको पता ही है किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होते हैं, पहला लेक्चर देखना है सबको अगर इसको नहीं पता। कंडक्टर्स अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, इंसुलेटर डू नॉट, कंडक्टर्स क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर नहीं करते क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इन मैटर्स द मोबाइल चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ पॉजिटिव नेगेटिव आंसर मोबाइल। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं आपके मेटल्स में, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और उसमें कोई फ्री चार्ज होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ 3, 4th नंबर पर है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन, एडिटिव एंड कंजर्वेटिव। क्वांटाइजेशन में क्या होता था आप सब जानते हो कि क्या होते हैं आपका मतलब इंटीगर मल्टीपल होंगे ना, जो चार्ज है आपका, जैसे +1 -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +2 -2 हो सकता है, ठीक है, बीच वाला मामला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ यही अगर बड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल में होगा तो आप ये क्वांटाइजेशन इग्नोर करना। एडिटिव क्या होता है कि आप आराम से चार्ज को जोड़ सकते हो, ठीक, जैसे अलजेब्रिक सम होता है। कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज नहीं बन सकता है नहीं मिट सकता है। कूलॉम्स लॉ आप सब जानते हो, Q1 Q2/r² होता है, चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनका जो रेडियस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग पढ़ चुके, इतना होता है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। सुपर पोजिशन ऑफ 7 प्रिंसिपल सुपर पोजिशन सब जानते हो, अगर 3 चार्ज हैं तो अगर 1 के ऊपर निकालना है तो पहले 2 से निकालो, 3 को इग्नोर करो, फिर 3 से निकालो तो 2 को इग्नोर करो अगर 1 की निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज कन्फिग्रेशन इज फोर्स ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस्ड, ये तो पता नहीं वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, KQ/r² या फिर Q अपॉन ये K की वैल्यू 1/4πε0 लिखी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन इन सच, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी बात पता होगी सबको, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती और निगेटिव से दूर निकलती हैं, निगेटिव के अंदर जाती हैं टुवर्ड्स होती हैं और पॉजिटिव से दूर बाहर निकलती है, ठीक है।
फील्ड लाइन कंटिन्यूस कर विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है। टू फील्ड लाइन कैन नॉट ईच कर, क्यों? क्योंकि अगर वो टकराएंगे तो दो होगा, और क्लोज लूप नहीं बनाती जैसे आपका मैग्नेटिक वो बनाता, क्या कहते हैं आपका जो मैग्नेट में बनाता है। दिखा दे किसी को, चलो देखो, उसमें ऐसे लूप बनता है, इसे नॉर्थ साउथ है तो ये ऐसे ऐसे लूप बनेगा ना, लेकिन ये उसमें नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में लूप नहीं बनता। डाइपोल की वजह से वैल्यू लिखी हुई है, ये सब तो आप जानते ही हो। टॉर्क क्या होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से, ये वैल्यू लिखी हुई है। ये तो सारी वैल्यू अभी हमने पढ़ी, वैल्यू लिखी हुई है। ये भी जो सॉल्व किया था उसकी वैल्यू लिखी हुई है। आप सबके कुछ के डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी देख लो जरा सा। जैसे आपके वेक्टर एरिया का लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम एल टी की पावर -3 ए की पावर ए एम्पियर होता है, ठीक है। आपको याद रखना, यूनिट भी लिखी हुई है वोल्ट मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स की याद रखना, ml³ याद रखना, पेपर में आती हैं, T-3 A-1। डाइपोल की LTA होती है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की आपकी क्या होती है, लीनियर, तीनों की लिखी हुई है, आप देख सकते हो आराम से। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये तो आप पढ़ सकते हो, इतना कोई इसमें नहीं है, ये चीज़ पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन बच्चे आपको सॉल्व करने जो ना है आप हमको बताना, हम अगर क्वेश्चन का सेशन लाएंगे तो आपके डाउट जरूर लेंगे और पूरे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, जिनके जिनके एग्जाम लगे हों, हाइफली के या एनुअल के जो भी हों, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये जिसको इसको पसंद आया है वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ठीक है। अब देखो चैप्टर जो था उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा। लेकिन एक चीज़ है, बहुत लोग इसी को 10-10 12-12 लेक्चर में निपटाएंगे। हमने एनसीईआरटी का सहारा लेके, जो कि सबसे बेसिक बुक है और सबसे बढ़िया बुक है, हमने इसको ख़त्म कर दिया। कितने में हमने ख़त्म कर दिया इसको, आपके केवल समझ लो 3 लेक्चर में, ठीक है। जिसको वीडियो ये PDF चाहिए उसको स्कैन करना। चैप्टर इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से किया था, सब कुछ किया था, ठीक है। ये समरी आप लोगों को अच्छे से मिल भी गई। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ाई करते रहना है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। और सबको याद रखना है कि भाई साहब अपना डरना बिल्कुल नहीं है, कोई भी दिक्कत आए आपको डट के सामना करना है और पढ़ाई करते रहना है, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। भले आप कुछ ना देखे जाए, एक अच्छा इंसान बनाएगी आपकी पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में जय हिंद।